हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 15 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं हेडिंग्स को लेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। और वो नेशनल पेज, इंटरनेशनल पेज, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एडिटोरियल सभी पेजों को कवर किया जाएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। यदि आपसे कम पढ़े, कम ज्ञान रखने वाले लोग आपसे आगे निकल रहे हैं तो इसका कारण यह है कि वे एक्शन ले रहे हैं। यानी अगर आपसे कम ज्ञान वाले या फिर आपसे कम नॉलेज वाले लोग सिलेक्शन पा रहे हैं तो इसका निश्चित मतलब है कि वो एक सही क्राइटेरिया को अपना रहे हैं, यानी कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सही दिशा में जा रही है। अब वो सुनियोजित ढंग से पढ़ रहे हैं, ये भी देखना होगा। आप में सफलता अगर आपको नहीं मिल रही तो क्या कमी रह गई है, एक एक्शन प्लान बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, उसके हिसाब से आप अपने आप को नियमित करिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जो सफल होते हैं वे अनुशासित होते हैं, जो सफलता पाते हैं वे अपने नियमों का पालन करते हैं, कठोरता से पालन करते हैं, तभी वो सफलता की तरफ अग्रसर होते हैं। अब चलिए सबसे पहले नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। नेशनल न्यूज़ चार हैं हमारे लिए। पहली है कि दिल्ली में 2 दिन में दोगुनी होगी टेस्टिंग। ये गृह मंत्री ने बैठक के बाद निर्णय लिया है कि 8,000 बिस्तर वाले 500 रेल कोच भी दिल्ली को प्रदान किए जाएंगे। इस पूरी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे हम। स्वस्थ मरीजों व सक्रिय मामलों के बीच बढ़ रहा है फासला, लगभग दोगुनी हो गई है। अब स्वस्थ होने वालों की भी रेशियो जो है वो दोगुना हो गया है। तीसरी न्यूज़ है कि 8 वर्ष प्रीमियम भरा तो बीमा कंपनी को देना होगा पूरा क्लेम। और चौथी न्यूज़ है नेपाल के उच्च सदन का नए नक्शे वाले संविधान संशोधन को समर्थन। एक बार फिर नेपाल सक्रिय हो रहा है, 3 जो उन्होंने अपने भारत के क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाया है उसको लेकर। तो सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है दिल्ली में 2 दिन में दोगुनी होगी टेस्टिंग। देश की राजधानी में बिगड़ते हालात और इस पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई की कमान अपने हाथ में ले ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ हालात की समीक्षा के बाद अमित शाह ने एक के बाद एक कई कदमों का ऐलान किया, जिनमें टेस्टिंग की क्षमता, मरीजों के लिए बिस्तर, निजी अस्पतालों में इलाज के खर्चे पर लगाम लगाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। गृह मंत्री ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयरों और आयुक्तों से भी मुलाकात की है। सोमवार को शाह ने राजधानी के हालात पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद अमित शाह ने कहा कि देश की राजधानी को सुरक्षित रखने और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या टेस्टिंग को लेकर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मई की तुलना में जून में प्रतिदिन कम टेस्टिंग को लेकर सवाल भी उठाया है। दिल्ली में टेस्टिंग की बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2 दिन में टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा और 6 दिन में इसे 3 गुना कर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है स्वस्थ मरीजों व सक्रिय मामलों के बीच बढ़ रहा है फासला। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए मरीजों के स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। स्वस्थ हुए मरीजों और सक्रिय मामलों के बीच तेजी से फासला बढ़ रहा है। कुल 3.25 लाख संक्रमितों से 1.68 लाख से ज़्यादा मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.86 लाख सक्रिय केस हैं। हालांकि बड़ी संख्या में नए मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से विभिन्न स्तरों से रविवार रात 9:30 बजे तक मिले आंकड़ों के मुताबिक 14,178 नए मामले सामने आए हैं और 8,620 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। एक दिन में नए मरीजों की यह सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही कुल संक्रमित 3,25,136 हो गए हैं। अब तक 1,68,771 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय मरीजों जो हैं 1,46,820 हैं। इस महामारी से 9,545 लोगों की मौत भी हुई है। रविवार को 408 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 120, तमिलनाडु में 38, गुजरात में 29, बंगाल में 12, कर्नाटक में 5, तेलंगाना में 3, बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 2-2 और उड़ीसा में 1 लोग की मौत शामिल है। नेक्स्ट है 8 वर्ष प्रीमियम भरा तो बीमा कंपनी को देना होगा क्लेम।
अब 8 वर्ष तक प्रीमियम भर चुके ग्राहकों को बीमा कंपनी क्लेम देने में आनाकानी नहीं कर सकेगी। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने इन कंपनियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इरडा ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य क्षतिपूर्ति संबंधी बीमा प्रोडक्ट्स के लिए सामान्य शब्द जैसे खंडों का मानकीकरण करना था। इसमें व्यक्तिगत एक्सीडेंट और देश से बाहर यात्रा को शामिल नहीं किया गया है। इस नए सुधार से बीमा क्षेत्र में एकरूपता आएगी। इस दौरान इरडा ने कहा कि मौजूदा पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट्स में इस हिसाब से बदलाव करना होगा। हालांकि ऐसे मामले जो धोखाधड़ी से जुड़े हैं या जिनमें नियम व शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है, उनमें उनके लिए बीमा कंपनियों को अपील करने की इजाज़त दी जाएगी। 8 वर्ष का यह समय मोरेटोरियम पीरियड कहलाता है। बीमा की पहली किस्त भरने के साथ ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। नियामक ने कहा कि बीमा कंपनी को सभी कागजी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद 30 दिन के भीतर दावे को स्वीकार या इनकार करना होगा। अगर इस अवधि में बीमा कंपनी दावा पूरा नहीं करती हैं, तो उन्हें पॉलिसी धारक को ब्याज देना होगा। यह ब्याज बैंक दर से 2% अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेपाल के उच्च सदन का नए नक्शे वाली संविधान संशोधन को समर्थन। नेपाल संसद के उच्च सदन ने रविवार को नेपाल के नए विवादास्पद राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है और संवैधानिक संशोधन बिल पर चर्चा के प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। एक दिन पहले ही नेपाली संसद के निचले सदन ने इस बिल के समर्थन में मतदान किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार चीन की सह पर अब पहली बार भारत के साथ सीमा विवाद खड़ा कर रही है। इससे पहले शनिवार को नेपाली संसद के निचले सदन के सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों ने देश के नए नक्शे को लागू करने के लिए एक सुर में संविधान में संशोधन का प्रस्ताव समर्थन किया है। नए नक्शे में भारत के उत्तराखंड राज्य में आने वाले लिपुले, कालापानी और लिम्पुआधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। भारत सरकार को नेपाल का यह रुख कतई मंजूर नहीं है। निचले सदन के 275 नेपाली सांसदों में से सदन में मौजूदा सभी 258 सांसदों ने संविधान में संशोधन का समर्थन किया है। अब यही प्रक्रिया नेशनल असेंबली में भी अपनाई जाएगी, जहां सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को 2/3 बहुमत हासिल है। तो ये नेशनल पेज की 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि यहाँ पर होगा कोरोना पर यूएन की मुहिम की भारत ने की है अगुवाई। और दूसरी न्यूज़ है अमेरिका के दूसरे प्रांतों में फैला संक्रमण। तो पहली न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है कोरोना पर यूएन की मुहिम की भारत ने की अगुवाई। संयुक्त राष्ट्र में भारत और 12 अन्य देशों ने कोरोना पर गलत सूचना से निपटने के लिए तथ्य आधारित सामग्री का प्रचार करने के मकसद से एक पहल की अगुवाई की है। कोरोना से संबंधित भ्रामक सूचना से निपटने के लिए 130 से अधिक देश इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, जॉर्जिया, भारत, इंडोनेशिया, लाटविया, लेबनान, मॉरिशस, मैक्सिको, नॉर्वे, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका की इस पहल पर कुल 132 सदस्य देशों ने भ्रामक सूचना या तोड़ मरोड़कर दी गई सूचना से निपटने का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि कोरोना से निपटने के अलावा नफरत फैलाने वाले भाषणों एवं साजिशों, हानिकारक स्वास्थ्य सलाहों और भ्रामक सूचना का खतरनाक विस्फोट दिखाई दे रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र संचार प्रतिक्रिया पहल #वेरीफाइड का समर्थन करता है, गलत सूचना से निपटने को वैश्विक कार्रवाई का आह्वान करता है। 13 देशों ने संयुक्त बयान में कहा है कि गलत सूचना फैलाना मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट है अमेरिका के दूसरे प्रांतों में फैला संक्रमण। महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरे प्रांतों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। फ्लोरिडा और टेक्सास समेत कई दूसरे प्रांतों में नए मामले और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अल्बामा, फ्लोरिडा और दक्षिण कैरोलिना प्रांत में पिछले 3 दिनों में लगातार बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं।
कई प्रांतों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मई के आखिरी में स्मृति दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जमा हुई भीड़ के चलते नए मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान अमेरिका में 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इस महामारी से अभी तक सबसे बुरी तरह से प्रभावित न्यूयॉर्क में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। यहां अस्पतालों में कोरोना मरीजों के भर्ती होने की संख्या में न केवल कमी आई है, बल्कि बीमारी से जान गंवाने वाले की तादाद भी कम हुई है। चीन के वुहान शहर से फैली कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को नियंत्रित करने के बाद से यहां पहली बार सबसे अधिक 66 नए मामले सामने आए हैं, जिससे अधिकारी राजधानी बीजिंग में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं। अमेरिका में कोरोना को मात देने वाले बुजुर्ग को अस्पताल ने 8.14 करोड़ का बिल भेजकर जोर का झटका दिया है। हालांकि बुजुर्ग के पास स्वास्थ्य बीमा है, इसलिए उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में भी 3 न्यूज़ हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पहली न्यूज़ है एमएसएमई को गतिमान रखने के लिए उठाने होंगे 3 जरूरी कदम। अब ये 3 जरूरी कदम कौन से हैं, हम वो इस न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। दूसरा, इस वर्ष टल सकता है बैंकों का निजीकरण। बैंकों के जिस तरीके से निजीकरण की बात हो रही थी, उसमें कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और वित्तीय स्थिति चरमरा रही है, उसको देखते हुए अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है इसे। और ग्लोबल संकेतों का दिखेगा असर। कंपनियों के तिमाही आंकड़ों पर भी अब मंदी का असर दिख रहा है, इसी पर है ये न्यूज़। तो अब सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देखते हैं। एमएसएमई को गतिमान रखने के लिए उठाने होंगे 3 जरूरी कदम। कोरोना संकट के बाद पटरी से उतर चुकी भारतीय इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने के लिए सुधारात्मक कदमों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स यानी आईएमए में पश्चिमी एशिया व भारतीय परिचालन की सीनियर डायरेक्टर हनादी खलीफा ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी पर एमएसएमई का बहुत बड़ा प्रभाव है। चूंकि एमएसएमई के मामले में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ी संख्या वाला देश है, ऐसे में लॉकडाउन के पहले वाली विकास दर पाने के लिए एमएसएमई सेक्टर को 3 चीजों की सबसे ज्यादा दरकार होगी। खलीफा के मुताबिक एमएसएमई सेक्टर में नकदी का प्रवाह बनाए रखना हमेशा के लिए बड़ी चुनौती रहा है। कोरोना के समय तो यह समस्या और भी जटिल हो गई है। ऐसे में भारतीय एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों को 80-20 रूबल लागू करना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, इस वर्ष टल सकता है बैंकों का निजीकरण। चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंकों की निजीकरण प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डाली जा सकती है। कोरोना संकट के चलते संपत्ति के बाजार मूल्य में काफी गिरावट आई है। इसके अलावा कुछ बैंकों की संपत्तियां संकट में भी हैं। ऐसे में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति को सस्ते मूल्य पर बेचना नहीं चाहेगी। आरबीआई ने इस समय 4 बैंकों को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए के तहत रखा है, जिसके चलते इन बैंकों पर परिचालन संबंधी कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसलिए इनके निजीकरण का कोई कारण नजर नहीं आता है। वैसे भी सरकार मौजूदा समय में संकट में चल रही संपत्तियों को बेचने से बचेगी, ऐसी संपत्तियां जिनका राजनीतिक महत्व है। तीसरी न्यूज़ है, ग्लोबल संकेतों का दिखेगा असर। इस सप्ताह भारत के प्रमुख शहरों, बाजारों व ग्लोबल संकेतों और कोरोना को लेकर आने वाली खबरों का असर देखने को मिल सकता है। कंपनियों के तिमाही नतीजे भी बाजार पर असर दिखाएंगे। स्टॉक विशेष में उतार चढ़ाव दिख सकता है। सोमवार को थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी होने हैं। ऐसे में इन आंकड़ों से बाजार का मूड प्रभावित होगा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रिटेल रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका के मुताबिक ग्लोबल संकेतों और कोरोना का बाजार पर असर देखने को मिलेगा। इकोनॉमी की स्थिति स्पष्ट नहीं है। निवेशक इंतजार करने पर विचार करेंगे। इस सप्ताह टाटा मोटर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिटी यूनियन बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और ऑल इंडिया के तिमाही आंकड़े भी आने वाले हैं। निवेशकों की नज़र रुपए का मूल्य और कच्चे तेल की कीमत पर भी रहेगी। बीते सप्ताह बीएसई के सेंसेक्स 506.35 अंकों की गिरावट पर हुई थी। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हर बार की तरह है हमारे पास। पहला आर्टिकल है, स्वावलंबन से आगे की बात है
आत्मनिर्भरता, यानी कि इस सोच से मुक्ति आवश्यक है कि हम जब तक विश्व बाजार में नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत इस समय जिस तरीके से कोरोना वायरस से जूझ रहा है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ है, मेड इन इंडिया की तरफ अब वो आगे बढ़ रहा है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है दर्शन शास्त्री एवं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल द्वारा। दूसरा आर्टिकल है सुनियोजित हिंसा का भयावह सच। दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। आरोप पत्र के जरिए दिल्ली दंगों के किरदार सामने आए हैं, उम्मीद है उन्हें सजा भी मिलेगी। उसमें कई पुलिस वालों की जान भी गई थी, तो उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक अवधेश कुमार द्वारा। तीसरा आर्टिकल है बढ़ाई जाए सतर्कता। जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले अब भारत में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, अब इस पर सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। इसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। तो सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है स्वावलंबन से आगे की बात है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आह्वान इसलिए तात्पर्यपूर्ण है क्योंकि उसमें यह स्वप्न अंतर्निहित है कि देश अपनी किसी भी जरूरत के लिए प्रमुखापेक्षी ना हो। आत्मनिर्भर भारत का सपना स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही हर पीढ़ी के सेनानी और आजादी के बाद की 3 पीढ़ियों ने भी देखा है, लेकिन 1990 के बाद उदारीकरण के दौर में आत्मनिर्भरता को प्रतिगामिता, पिछड़ेपन की निशानी और देश को कठिनाइयों में डालने वाले बताते हुए आत्मनिर्भरता जैसे शब्द को शब्दकोश से लेकर बहिष्कृत ही कर दिया गया है। आज उदारीकरण से उपजी मुक्त विश्व बाजार व्यवस्था के संघातिक दुष्परिणाम सामने आए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने जब कोरोना से लड़ने की चुनौती को भारतवासियों के पराक्रम के बल पर एक अवसर के रूप में स्वीकार किया, तो उसके लिए विश्व की ठोस वजह है। इस विश्वास की बुनियाद इसमें है कि भारत का जन जब चुनौतियों को स्वीकार करता है तो उसे पूरा करके दिखाता है। आत्मनिर्भरता किन क्षेत्रों में और कैसी होनी चाहिए, इसका दृष्टांत भी भारत ने पेश किया है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने से ही कोई आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है, अन्यथा सबसे मजबूत राष्ट्र अमेरिका को मास्क और प्रोटेक्टिव किट के लिए चीन के पास अर्जियां ना भेजनी पड़ती, उससे नकली और घटिया सामान ना लेना पड़ता। ताकतवर और समृद्ध होना एक बात है, आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी होना और स्वावलंबन के आधार पर अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान को जिंदा रखना अलग बात है। दुनिया में बड़ी मजबूती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश इन कठिन दिनों में दयनीय अवस्था को प्राप्त करते हुए हैं, क्योंकि वे जिस अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार के विकास की अवधारणा में जी रहे हैं वह आत्मनिर्भरता पर आधारित नहीं थी। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दूसरों की जरूरतों को पूरा कर सकने की क्षमता का होना। यह आत्मनिर्भरता स्वावलंबन से आगे की बात है। देखिए, भारत अगर देखा जाए हर क्षेत्र में स्वावलंबन है, आत्मनिर्भर है, चाहे वो कृषि हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये कोई भी क्षेत्र हो, निर्माण के क्षेत्र में हर तरह से वो स्वावलंबी है। लेकिन हाँ, संसाधनों की कमी माना जा सकता है। अगर हम सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर देखें तो जो मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, उसमें भारत अगर चाहे तो पूरी तरीके से स्वावलंबी हो सकता है। 100% मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल की भारत में हो सकती है। ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, ये जितने भी ब्रांड हैं ये सभी चीन के हैं। और चीन क्या करता है, ज़्यादा प्रोसेसर वाले और मोबाइल को कम दाम पर इंडिया में बेचता है। इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व में बेचता है। और जो इंडिया के बने हुए फ़ोन होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, लोग अधिक सुविधाएं कम पैसे में चाहते हैं, तो चीन उसका सबसे सुरक्षित और सरल उपाय बन जाता है। अब लेकिन भारत ने कोरोना का जो संकट आया है, जो लॉकडाउन आया है, उसमें इस पर घोर आत्ममंथन किया है कि अब ऐसे उत्पादों का भारत में उत्पादन करना अनिवार्य है ताकि हम चीन पर या दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें। और भारत ने इस पर पहले भी पहल जारी कर रखी है, मेड इन इंडिया इसी का एक हिस्सा है
कि जितने भी वस्तुएं हैं उसका उत्पादन भारत में ही किया जाए और उचित मूल्य पर उसको भारत में ही बेचा जाए। कोरोना कालखंड में हमने तमाम तरह के टेस्टिंग किट का विकास किया। पुणे से लेकर काशी तक के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशालाओं में इसे विकसित किया। अब हम जरूरत भर के मास्क और प्रोटेक्टिव किट भी बना रहे हैं। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य व्यापार और रोजगार नहीं है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य स्वाभिमान और आत्मरक्षा है। हम सुरक्षित रहें, हम स्वाभिमानी रहें, यह परावलंबी नहीं होंगे। हम अपनी रक्षा करेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने के यत्न करेंगे। यह कर सकने की क्षमता भारत के पास है। इस प्रकार की क्षमता वाले युवा इस भारत के पास हैं। अविश्वास का यह जो वातावरण समाज में निर्मित हुआ है कि हम जब तक विश्व बाजार में नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे, उससे मुक्ति अति आवश्यक है। समाज के अंदर कोई वंचित न रह जाए, यह देखना आवश्यक है। भारत में व्यापारिक मूल्यों के आधार पर जीवन नहीं चलता, वह सांस्कृतिक मूल्यों और मानवता के आधार पर चलता है। इसलिए भारत में शुभ लाभ की परंपरा चली आ रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है सुनियोजित हिंसा का भयावह सच। दिल्ली के भीषण दंगों को लेकर विशेष जांच दल की जांच रिपोर्ट के सामने आए अंश और अभी तक प्रमुख मामलों में दायर आरोप पत्रों में यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया था। दंगों की योजना बनाने का केंद्र शाहीन बाग का नागरिक संशोधन कानून विरोधी धरना था। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के बारे में आरोप पत्र कहता है कि जनवरी में उनकी उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के नेता खालिद सैफी से मुलाकात हुई थी और वहीं से दंगों की तैयारी को अंजाम देने का काम शुरू हुआ। इन दोनों ने उससे कहा कि आप पूरी तैयारी करो और इसमें PIF, पिंजरा तोड़ समूह और अन्य संगठन आपकी मदद करेंगे। 1,30,00,000 रुपए उसके खाते में आए और फिर वे अलग अलग लोगों तक पहुंच गए। हालांकि लुटियन लॉबी जिस तरह पहले से दंगे को एक समुदाय का नरसंहार बताते हुए तुली थी, उसे ना तो जांच रिपोर्ट स्वीकार हो सकी और न आरोप पत्र। इस लॉबी ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाना आरंभ भी कर दिया। ताहिर हुसैन जामिया के नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन से जुड़ा रहा है और JNU के प्रदर्शन से भी। इससे यह साबित होता है कि नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन के स्वतः स्फूर्त होने का दावा बिल्कुल झूठा था। अभी तक के आरोप पत्रों में दो बड़े किरदार दंगों से उभरे हैं, ताहिर हुसैन और राजधानी पब्लिक स्कूल का मालिक फैसल फारूकी है। अब यह बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि दिल्ली दंगे या उससे पहले जाफराबाद से लेकर चांदबाग में सड़क जाम करने या पुलिस वालों पर जानलेवा हमले करने के काम अचानक नहीं हुए। चांदबाग में कांस्टेबल रतन लाल की हत्या हो या DSP अमित शर्मा पर जानलेवा हमला या जाफराबाद में शाहरुख द्वारा कांस्टेबल पर पिस्तौल तानना, यह सब दंगों की योजना का हिस्सा था। यह कारस्तानी इसलिए की गई ताकि ट्रंप की यात्रा के समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से यह संदेश जाए कि भारत सरकार मुस्लिम विरोधी है। सुनियोजित दंगों को नरसंहार साबित करने वाले पाखंडी समूह अभी भी किंतु परंतु कर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बढ़ाई जाए सतर्कता। देश की राजधानी में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और संक्रमित मरीजों के उपचार में हीला हवाली को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा कर जिन तमाम उपायों की घोषणा की, उनकी सार्थकता तभी है जब अनुकूल नतीजे सामने आए। बेहतर होता कि जो कदम उठाए जाने की पहल अब जाकर हुई है वह पहले की जाती। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि संक्रमण का पता लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट किए जाएं और संक्रमित लोगों के इलाज के समुचित प्रबंध हों। इसी के साथ इसकी भी चिंता की जाए कि दिल्ली के साथ साथ NCR के लोग भी शारीरिक दूरी के नियमों का पालन को लेकर उतने ही सतर्क रहें कि जितने मास्क के इस्तेमाल को लेकर। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि दिल्ली से NCR के शहरों में संक्रमण फैल रहा है। यह चिंताजनक है कि इस मामले में अभी भी लापरवाही का परिचय दिया जा रहा है। मुश्किल यह है कि लापरवाही केवल दिल्ली ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी दिखाई जा रही है।
इसमें मुंबई, अहमदाबाद सरीखे वे शहर भी हैं जहां कोरोना मरीजों की संख्या भी अधिक है और संक्रमण के नए मामले आने की रफ्तार भी है। तो ये आर्टिकल पेज एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में आज एक न्यूज़ है हमारे लिए, और वो एक न्यूज़ है 128 भारतीय लेंगे ऑनलाइन मैराथन में हिस्सा। दक्षिण अफ्रीका में भारत से 128 प्रतिभागी ऑनलाइन स्पर्धा यानी रेस द कॉमरेड्स लीजेंड्स में हिस्सा ले रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी कॉमरेड्स मैराथन एसोसिएशन यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। रविवार आधी रात से शुरू होकर यह रेस सोमवार आधी रात को समाप्त होगी। यह रेस 1921 से हर साल आयोजित की जा रही है। केवल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे रोक दिया गया था। इस वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए आयोजन को रद्द करना पड़ा। इस कार्यक्रम में विश्व भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। दिलचस्प है कि इस बार ऑनलाइन रेस के लिए 86 देशों से 40,000 लोगों ने आवेदन दिया है। तो ये आज का 15 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।